बड़ी खबर है। ईडी के खिलाफ राजस्थान कांग्रेस कल प्रदर्शन करेगी। राहुल सोनिया के खिलाफ चार्जशीट से कांग्रेस भड़क उठी है। कल देश भर में ईडी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। दोपहर 12 बजे जयपुर में भी ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि आज ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा का नाम शामिल है। इसको बदले की भावना के तहत कार्रवाई को अंजाम देने की बात कही गई है कांग्रेस की तरफ से। और अब इस मामले में सड़कों पर उतरकर भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। एक तरफ आपने देखा कि प्रताप सिंह खाशियाबाद के घर पर भी ईडी की रेड आज बड़ी 10 घंटे तक की कार्रवाई हुई। तो वहीं दिल्ली में भी कुछ ऐसी खबर आई जहां पर नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल करते हुए आरोपी के तौर पर नाम सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी रखा है चार्जशीट में। ये दो नाम क्योंकि जाहिर तौर पर कांग्रेस के दोनों बड़े नेता हैं और ऐसे में कांग्रेस ने तय किया है कि सड़कों पर उतरकर ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। इसी सिलसिले में जयपुर में भी 12 बजे ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बाड़मेर से बड़ी खबर है जहां पर सड़क हादसा हुआ और इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। अचानक रोड पर ऊंटनी के आने की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे में ऊंटनी की भी मौत हुई है। घायलों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बाजराऊ इलाके की यह घटना है। तस्वीरें हादसे की सामने आ चुकी हैं। अचानक ऊंटनी के आने की वजह से आप देखिए जो कार के ऊपर की छत है वो पूरी तरह से उड़ चुकी है। आगे और पीछे का हिस्सा चकनाचूर हो चुका है। एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। अगली खबर जोधपुर से है जहां पर राजस्थान के 2 दिग्गज जाट नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर ओसिया से कांग्रेस की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा पर निशाना साधा था। वहीं अब दिव्या मदेरणा ने हनुमान बेनीवाल पर पलटवार किया है। दिव्या मदेरणा ने कहा कि दिव्या मदेरणा तंज कसते हुए दरअसल आगे कहती हैं कि आज मैं ओसिया की विधायक होती तो ओसिया का ये मंजर नहीं होता, लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि जंग के भी कुछ उसूल हुआ करते हैं। जिस तरह सूर्यास्त के बाद बच्चों और औरतों पर प्रहार नहीं किए जाते, उसी तरह राजनीति में भी कायदे होते हैं। वह व्यक्ति अभेद खिला कीवसर का जिसकी ईंट ढह गई हो। मुझे लगता नहीं कि राजनीति के पायदान पर एक प्रहस व्यक्ति पर हमला करना सही होगा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। दिन देखा नहीं, घूमता रहा, पूरी जिंदगी जवानी खराब कर दी। मुझे तो अचंभा आता है उन लोगों का जो कहते हैं कि हमारे पिताजी का 100 किलो जेल में डाल दिया। अच्छा, 100 किलो ने जेल में डाल दिया, उनके बेटे के आगे ठुमके क्यों लगा रही हो आप? वो तो मेरा धर्म है। कांग्रेस पार्टी डीजे के आगे ठुम ठुम ठुम। हमें ज्ञान तो खुद कहाँ जा रहे हैं। तो राजू ने पता नहीं क्या गड़बड़ करा के 18 में खाता खुलवा दिया। राजू सारे कहीं दिखते थे बेटा, ज्यादा ही करते बहुत ज्यादा करते हो। फैन, ये फैन था बहुत बड़ा। तो भाई ऐसा ही है, यहाँ अपने लोग ऐसे हैं कि रील बनाओ, बयानबाजी करो। बैठो ना ओसे में, धरना क्यों नहीं दे रहे हो? किसानों को ट्रांसफर में उतार रहे हैं, तकलीफ में लोग, बैंक वाले कुर्की कर रहे हैं, ढोल बजा के कर रहे हैं। आओ, किसान पुकार रहे हैं, समाज पुकार रहा, आओ सड़कों पे, तुम वीर हो, संघर्ष करो। रील मत बनाओ। रील बनाने वाले नेता के पास पहुंचे तो उसने कहा कौन हो तुम लोग? मैं नहीं जानता। नहीं मिलता है सर भैया, कौन मिलता है? अभी मैंने आते आते मुझे गाड़ी में किसी नेता का वीडियो भी दिखाया था और उस नेता में वीडियो में कह रहे थे कि ओसिया के अंदर ट्रांसफार्मर उतारे जा रहे हैं। क्या हाल ओसिया में? वो आके धरने क्यों नहीं देते, बैठते क्यों नहीं है? तो भाई ये वही नेता है जो ओसिया में आके कह रहे थे कि मैं दिव्या को हराऊंगा, मैं दिव्या को हराऊंगा। तो आज अगर ट्रांसफार्मर उतर रहे हैं और आज अगर ओसिया की जनता प्रताड़ित है तो वो आपके निर्णय से प्रताड़ित है, क्योंकि अगर मैं विधायक होती तो ओसिया का ये मंजर नहीं होता। लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती।
इसलिए कि जंग के भी उसूल हुआ करते हैं। बच्चों पे, औरतों पे और सूर्यास्त के बाद प्रहार नहीं किए जाते। राजनीति में भी कायदे होते हैं, और वो व्यक्ति जो अभेद्य किला खिवसर का, जिसकी ईंट ईंट ढह गई हो, तो मुझे लगता नहीं कि राजनीति के पायदान के ऊपर एक परास्त व्यक्ति पर हमला करना मेरी नैतिकता के ऊपर सही होगा। खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी का वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को लेकर कल बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल बैठक लेंगे और साथ ही प्रदेश और संभाग स्तरीय कमेटी की मीटिंग होगी। कैलाश चौधरी, मदन राठौर भी इस बैठक में शामिल होंगे। दरअसल जो ये समिति बनाई गई है ताकि किस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को ये मैसेज दिया जाए कि वक्फ कानून आप ही के हित में है, खासतौर पर गरीब मुसलमानों के लिए है, मुसलमान औरतों के लिए है। और उस कमेटी का हिस्सा खुद है राधा मोहन अग्रवाल, जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं। लिहाजा कल वो राजस्थान के दौरे पर होंगे और एक महत्वपूर्ण बैठक लेने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में कैलाश चौधरी, मदन राठौर भी बैठक में शामिल होंगे और प्रदेश और संभाग स्तरीय कमेटी की मीटिंग लेकर आगे दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी तक वक्फ कानून के असल में जो तस्वीर है वो पहुंचाई जाए और एक भ्रम की स्थिति जो दूसरी पार्टी की तरफ से बनाई गई है उसको तोड़ा जाए। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मंगलवार को भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ ग्रोथ सेंटर में भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन की नवनिर्मित बहुउद्देशीय भवन का लोकार्पण करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी, हम बिहार को बांग्लादेश नहीं बने देंगे। ये भी कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं आऊंगा तो वक्फ बिल का संशोधन करूंगा। वो सत्ता में आने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखे। मैंने अभी मंच से कहा कि पूर्ववर्ती सरकार, गहलोत की सरकार के दोगले रवैये के कारण भीलवाड़ा में पीएम मित्रा नहीं हो पाया। आज मुख्यमंत्री ने हमारे सांसद दामोदर जी से बातें हुई है। अभी मुझे 7 भीलवाड़ा सहित जो मिला था पार्क, लेकिन यहाँ नहीं लेने के बाद भिन्न भिन्न राज्यों में, जिससे इस साल के अंत तक उसको जमीन पर उतारने के बाद जरूर हम आशान्वित हैं। भीलवाड़ा के ये टेक्सटाइल का हब है। खबर झुंझुनू से है, जहां पर पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। परिवार से मंगलवार को सहमति बन गई। परिजन की ओर से खेतड़ी थाने के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रतिनिधि मंडल और प्रशासन के बीच वार्ता हुई और धरना खत्म किया गया। सभी मांगों पर एक एक कर चर्चा हुई। इसके बाद सहमति बनी कि विभिन्न योजनाओं और भामाशाहों की मदद से मृतक के परिवार को 23 लाख रुपए की सहायता दिलाई जाएगी। तो वहीं मृतक की पत्नी को 7,500 रुपए की प्रतिमाह पेंशन और अजीतगढ़ के पास ही संविदा पर नौकरी दिलवाई जाएगी। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हिरासत में मौत के मामले में सहमति भी बन गई है। पुलिस से संदर्भित जो उनकी मुख्य डिमांड थी वो ये थी कि 302 के तहत एक प्रकरण दर्ज किया जाए, और उसके पहले उनका कहना था कि जो भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। जिससे वार्ता के दौरान उनको बताया गया कि गिरफ्तारी किसी की प्रकरण में ही होती है, मुकदमे में, बगैर उसके तो हो नहीं सकती। और आपके द्वारा, पक्षकारों के द्वारा अभी तक कोई भी एफआईआर पुलिस को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। उनसे आग्रह किया गया कि आप एक एफआईआर सबसे पहले दें, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, कस्टोडियल डेथ में तफ्तीश और अनुसंधान सीआईडी-सीबी पुलिस मुख्यालय ही करने के लिए अधिकृत है।
खैरतल तिजारा की भिवाड़ी पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। आरोपियों के पास से 5 अवैध देसी कट्टे और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस को सोमवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भिवाड़ी के सूरज सिनेमा शमशान घाट के पास 3 युवक वारदात की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों में से एक नाबालिग है। अन्य 2 आरोपी मुडाना में निवासी अजय और हारून है। पूछताछ में पता चला है कि मामला ओलेक्स ठगी से जुड़ा हुआ है। नाबालिग ने अपने परिचितों से खाते ओलेक्स ठगी के लिए दिए थे और खाते में 3.5 लाख के लगभग रुपए जमा किए गए, जिसमें 2.5 लाख रुपए निकाल लिए गए और बाद में खाता फ्रीज कर दिया गया। कोटा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक पूरा परिवार खत्म हो गया। दरअसल कोटा के सुल्तानपुर में तेज रफ्तार कार बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मारती हुई नजर आई, जिसमें बाइक पर बैठे पति पत्नी समेत एक बच्ची और एक नवजात की मौत हो गई। यह हादसा मोरपा गोराजी के पास हुआ, जबकि अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलवर की मिनी सचिवालय में करीब 8 घंटे चली सर्च के बाद आखिर में कुछ नहीं मिला। जयपुर से आई एटीएस की टीम ने करीब 3 घंटे जांच की, तो वहीं स्थानीय टीम ने करीब लगभग 8 घंटे सर्च किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद प्रशासन और पुलिस ने चैन की सांस ली। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर ने बताया कि जांच में कुछ नहीं मिला। जयपुर से आई बम निरोधक टीम ने पूरी बिल्डिंग को बारीकी से चेक किया, ऊपर छत पर जाकर चेक किया, जहां कुछ नहीं मिला। एडीएम ने बताया कि जयपुर से आई एटीएस की टीम ने यहां पर पूरी जांच की है, जिसमें कुछ नहीं मिला है। राहत की सांस ली गई है। जो मेल आया था वो तमिलनाडु के वाई के गोपाल नाम से आया था, जिसकी जांच की जा रही है। मेल किसी वाइको गोपाल स्वामी जो कुछ नाम से इसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को संबोधित किया हुआ था, और उस मेल के कंटेंट भी कोई तमिलनाडु से रिलेटेड थे। क्या उसमें मैसेज क्या था कि मतलब क्या कोई जिहादी बात थी या किस तरह का? कोई जिहादी नहीं, उसमें कुछ इंक्वायरी लीक्स इस तरह का कोई कंटेंट वगैरह था। जैसा आपको ध्यान ही है, एक सुबह मेल आया था डीएम साहब के मेल आईडी पर। उसको प्रॉपर्ली एग्जामिन करके अकॉर्डिंगली हेडक्वार्टर स्तर पे बताया गया, और जो हमारा जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी, आई साहब सिक्योरिटी से बात की और वहाँ से जो बीडीएस बॉम्ब डिस्पोजल टीम होती है जयपुर से मंगाई गई, और उसी दौरान जैसे ही मेल आया पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया। अंदर किसी की भी एंट्री अलाउ नहीं की गई, और शहर के सभी एसएचओ, हमारे 6 एसएचओ यहाँ लगे हुए थे, डिप्टी साहब थे, उन सभी को यहाँ पर लगाया हुआ था। मैं खुद भी था, और पूरा कॉर्डन वगैरह किसी की आप देख ही रहे होगे एंट्री नहीं थी। और मैनुअली हमने एक एक चीज को चेक किया, प्लस बीडीएस ने भी एक ही चीज चेक किया। कोई भी ऐसी चीज जो मेल में कथित की गई है नहीं पाई गई। और खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर श्री डूंगरगढ़ में अवैध डीजल की बिक्री का मामला सामने आया है। बीच सड़क पर अवैध रूप से बसों में डीजल भरा जा रहा था। पिकअप गाड़ियों में बना रखे थे अवैध मिनी पेट्रोल पंप। प्रशासन की नाक के नीचे लगातार ये काला कारोबार चल रहा है। प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। रसूखदार मोटर मालिकों का ये बड़ा खौफ जनजीवन को लगातार संकट में डाल रहा है। सवाल ये कि क्या प्रशासन बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? अगली खबर उदयपुर से है, जहां पर आजादी के 75 साल बाद भी सावन खादरा फला गांव में सड़क नहीं है। दरअसल उदयपुर में हुए एक हादसे में घायल के परिजन उसे चारपाई पर लिटाकर कंधे पर घर लेकर पहुंचे। लोग घायल को करीब 1 किलोमीटर तक पैदल उसे घर पहुंचाते हुए नजर आए। लोग घायल को उबड़ खाबड़ रास्ते से उसे घर लेकर पहुंचे। बता दें कि गांव को लेकर कई बार सड़क की मांग प्रशासन से की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस गांव की सड़क नहीं बन पाई है। तो उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क के ना होने की वजह से भारी परेशानी ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है। घायल मरीज को कंधों पर उठाकर गांव लेकर पहुंचे। ये तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और भरतपुर का रुख करते हैं, जहां पर एक दूल्हा अपनी दुल्हन एकता को हेलीकॉप्टर से विदा कर अपने घर लेकर गया। दूल्हे के दादा का सपना था कि उनका पोता अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा करके लेकर आए।
हेलीकॉप्टर को देखने के लिए गांव में काफी ग्रामीण इकट्ठा हो गए। इस दौरान दूल्हे और दुल्हन के परिजन काफी खुश नजर आए। दूल्हे के दादा की इच्छा थी कि उनका पोता अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा कराकर घर लेकर आए। राजीव ने अपने दादा का सपना पूरा किया है। बाबा साहब की इच्छा भी थी, पहले एक्सपायर हो गई, और पिताजी की भी थी। अब तो वहाँ से कितना टाइम लगा आने में? 10 मिनट के लगभग लगे थे। कभी सोचा था कि हम हेलीकॉप्टर से आएंगे? नहीं, वो सोचा नहीं था। कैसा लगा आपको आने में? बढ़िया लगा था। हमारी मन में यही ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चे को हम हेलीकॉप्टर से शादी करेंगे। अच्छा। नहीं हम सर्विसमैन हैं, नहीं हम कुछ, हम तो जिम्मेदार मट्टी का पुतला हैं। आगे भी हमने बच्चों को मट्टी से जन्म लिया, मट्टी से ये हम पैदा हैं और मट्टी से ये ख्वाहिश पूरी करते हैं कि हम भी हमारे बच्चों से यही शिक्षा देंगे, इसी मट्टी से और मेहनत से अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करें। टोडा अच्छी शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है, लेकिन निजी स्कूलों के मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने की आदत इन अधिकारियों का जो अधिकार है उनका गला घोट रही है। ऐसे में लाचार पेरेंट्स करें भी तो क्या करें। इन दिनों निजी स्कूल की मनमानी किसी एक राज्य विशेष तक सीमित नहीं है, कहीं भी आप चले जाएं हर तरफ यही स्थिति नजर आती है। निजी स्कूलों की मनमानी माता पिता के लिए परेशानी। कैसे लगेगी इस लूट पर लगाम, कोई तो होगा समाधान। माता पिता के लिए जितनी खुशी उसके बच्चे के नई कक्षा में पहुंचने की होती है, उतना ही खौफ फीस बढ़ोतरी को लेकर भी रहता है। हर साल निजी स्कूल यूनिफॉर्म, किताबों, स्कूल डेवलपमेंट के नाम पर हजारों रुपए का इजाफा करते हैं। ऐसे में लाचार माँ बाप के पास फीस भरने के अलावा बच्चों को उस स्कूल से निकाल लेने का ही विकल्प बचता है और स्कूलों का ये धंधा साल दर साल फल फूल रहा है। आज ये प्राइवेट स्कूल वाले जिस तरीके से अभिभावक के ऊपर बोझा डाल रहे हैं, उसके अंदर किताबों का तो है ही है, साथ साथ यूनिफॉर्म में भी बार बार चेंज कर रहे हैं। यूनिफॉर्म चेंज करने का आज तक हमें भी समझ में नहीं आया कि इससे क्या बच्चों को शिक्षा मिल रही है या उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसका आज दिन तक किसी अभिभावक को पता नहीं चला है कि क्या हो रहा है। हर साल या 2 साल 3 साल के अंदर जो है ये यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, उसका भी भार अभिभावकों के ऊपर पड़ता है। ये हाल अमूमन सभी निजी स्कूलों का है। हर साल 10 से 15% इजाफा फीस में कर दिया जाता है, जिसका अतिरिक्त बोझ सीधे तौर पर माता पिता पर पड़ता है। स्कूल प्रबंधन से भी पेरेंट्स बात करते हैं, लेकिन आखिर में फैसला स्कूलों के हक में ही होता है। न्यूज़ 18 ने ऐसे ही माता पिता से बात की और उनका साफ कहना है कि कई बार शिक्षा विभाग से गुहार लगाई, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। असर तो बहुत हुआ है। हम रोज कमाने रोज खाने वाले हैं। अब 20% इसका फीस बढ़ा चुके हैं। अब इसका हम बजट तो हमारा बिगड़ गया ना, सारा बजट बिगड़ गया। और इसके बाद में स्कूल में फीस, किताबें नहीं लेते हैं तो हमारे से किताबें नहीं लेते हैं, बाजार से लाते हैं तो क्यों लाते हो, ये दबाव और बनाते हैं हमारे ऊपर। तो खैर फीस की जगह है वो तो बढ़ा ही रहे हैं हर साल। अगर आप उसकी किताब की बात करेंगे तो किताबें भी बहुत महंगी है। नर्सरी के बच्चों की भी 3-4 हज़ार की किताबें आ जाती है, तो वो माँ बाप कैसे ला पाएंगे 3-4 हज़ार। तो इनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मतलब सस्ती किताबों का नहीं है हमारे पास। मेरा ये रहा बच्चा है, ऑटो चलाता हूँ, नहीं है फिर स्कूल से निकाल लिया, इसको भी निकाल दिया। हाँ, फीस जमा नहीं कर फीस जमा नहीं कराई तो और मेरे भी नहीं कमाई नहीं है सर। अब इतनी ये रहा मेरा बच्चा बड़ा, 3 बच्चे हैं मेरे, निकाल लो, धमकी दे रहा कि नहीं पढ़ाओ, मैं रियल पेपर नहीं लाऊं। अब तक माता पिता की बातों को सुनने के बाद आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि स्कूल किन किन तरीकों से पढ़ाई के नाम पर माता पिता को लूटते हैं। कॉपी किताबों के नाम पर, स्कूल यूनिफॉर्म के नाम पर, स्कूल डेवलपमेंट के नाम पर एक्स्ट्रा
करिकुलर एक्टिविटी के नाम पर, एडमिशन के वक्त डोनेशन के नाम पर, डिजिटल लर्निंग के नाम पर। कुछ निजी विद्यालय जब बच्चों के प्रवेश का समय आता है और जब नए सेशन शुरू होने वाले होते हैं तो कुछ विद्यालय दबाव बनाते हैं विद्यार्थियों के ऊपर कि ड्रेस वहीं से लेनी है, बुक्स वहीं से लेनी है, और यहाँ तक कि वो कई ऐसे दबाव और कई खर्चे बच्चों पर लाद देते हैं। इन सब चीज़ों को रेगुलाइज करने के लिए आज माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व की सरकार में शिक्षा मंत्री आदरणीय मदन दिलावर जी ने कुछ रेगुलेशंस जारी की हैं, और उस रेगुलेशन के तहत आप अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म है वो 5 साल तक चेंज नहीं कर पाएंगे, जिससे कोई विद्यार्थी को 5 साल पहले लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट भी निजी स्कूलों के व्यवसायीकरण पर चिंता जाहिर कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों को साफ तौर पर कहा कि शिक्षा एक सेवा है और निजी स्कूलों को इसे लाभ कमाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। फीस ऐसी होनी चाहिए जो स्कूल के उचित संचालन और विकास के लिए जरूरी हो। बूंदी से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर मटकी बेचकर गुजारा करने वाले युवक को आयकर विभाग ने 10.5 करोड़ का नोटिस थमा दिया है। नोटिस मिलने के बाद से युवक सहित परिवार की नींद उड़ी हुई है। पीड़ित विष्णु कुमार प्रजापत ने बताया कि उन्हें 11 मार्च को आयकर विभाग बूंदी का नोटिस मिला, जिसमें उन्हें सुरेंद्र सिंह बाबेल के नाम से 10 करोड़ 61,83,000 का नोटिस मिला है, जबकि वो इस नाम के किसी आदमी को जानते तक नहीं है। पीड़ित युवक बूंदी और कोटा के आयकर विभाग के चक्कर लगाकर थक चुका है, लेकिन इसका कोई अब तक उसे बेनिफिट नहीं मिला, राहत नहीं मिली। ऐसे में युवक ने परेशान होकर अब साइबर थाना बूंदी में परिवाद सौंपा है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 15 मार्च को इनकम टैक्स की ओर से एक नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें 10 करोड़ 61,83,000 का ट्रांजैक्शन हो रखा है। जब मैंने इसकी जानकारी ली सीए के पास जाके, तो उन्होंने सारी डिटेल निकाल के बताई। मुंबई में मेरे नाम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके और ये फर्जी कंपनी चला रखी है, जिसका परिवार मैंने एडिशनल एसपी के पास में पेश किया और गेंडोली थाने में भी इसकी कॉपी दी मैंने, और साइबर थाने में भी इसकी कॉपी दी। और मैं कभी मुंबई नहीं गया, मैं गरीब फैमिली से हूँ, मटकियों का काम करता हूँ। अब मैं इतना पैसे कहाँ से चुकाऊँगा? मैंने किया नहीं है, ये पता नहीं मेरे नाम से किसी ने फर्म बना के और इतना ट्रांजैक्शन कर रखा है, फर्जी कंपनी बना के, जिसमें ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड वगैरह का व्यापार कर रखा है दूसरी कंपनी से, जिसकी जानकारी मुझे नोटिस प्राप्त हुआ जब मिली। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, ना मैंने कभी किया, ना मैं कभी मुंबई गया।